नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम अकबरनामा को जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अकबरनामा जो कि अकबर के जीवन का आईना है और जिसे अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल की कलम से अकबरनामा को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सारी बात जानेंगे कि अकबरनामा के कितने भाग हैं, तीसरा भाग कौन सा है, उसमें क्या क्या उल्लेख है, कब कब इसका अनुवाद किया गया, अकबरनामा का अनुवाद कब हुआ और आईने अकबरी का अनुवाद कब कब और किस किस ने किया, किस किस भाषा में हुआ, सारी बातें जानने वाले हैं दोस्तों। अकबरनामा से कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आपका कवर हो जाएगा। आराम से नोट्स बना लेना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। इससे पहले बच्चों हमने बाबरनामा पढ़ लिया था, है ना। बाबरनामा से रिलेटेड सारी बातें हमने इससे पहले वाली क्लास में जान ली थी। आज वाली क्लास में छोटी सी क्लास है दोस्तों, छोटी सी क्लास में हम अकबरनामा को जान लेंगे। ये मुगल इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अकबरनामा को पढ़ना। अकबरनामा में क्या क्या जानकारी है उसे जानते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन इतिहास एकेडमी पर मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वह भी अलग से सेपरेट बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप चाहें केवल मध्यकालीन भारत पढ़ना तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जो प्राइस है प्यारे बच्चों, वो 1500 रुपये न होकर इस पर 60% का डिस्काउंट है, यानी कि मात्र 600 रुपये के अंदर आपको ये जो पूरा कोर्स मिल जाता है। और इसमें दोस्तों बहुत ही शानदार आपको तैयारी होने वाली है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। और यह जो क्लास है यह भी उसी कोर्स का ही एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आइए बच्चों, जानते हैं मुगल कालीन इतिहास के स्रोत में अकबरनामा के बारे में। प्यारे बच्चों, अकबरनामा जिसका लेखक कौन था, अबुल फजल था। थोड़ी सी अगर हम बात यहाँ पर अबुल फजल की कर लें तो अबुल फजल जो है वह शेख मुबारक का पुत्र था। और अबुल फजल और उसका भाई दोनों ही महान विद्वान थे। अबुल फजल का भाई जो है उसका नाम अबुल फैजी था। ठीक है, अबुल फैज था, जिसको हम फैजी के नाम से भी जानते हैं। तो अबुल फैज या आप फैजी भी कह सकते हैं। तो अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र और फैजी का भाई था। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबार में अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष यानी कि लगभग 1575 के अंदर जो है अकबर के दरबार में उपस्थित होता है। और अकबर जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है, इसकी विद्वता से काफी ज्यादा, इसकी जो विद्वता है उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। कौन? अकबर। अकबर। अब ये देखिए कि धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है अकबर जो है वह इसका घनिष्ठ मित्र भी बन जाता है। और अबुल फजल जो है वो अकबर का विश्वास पात्र भी बन जाता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगभग 1585 के आसपास जो है अबुल फजल को भी दरबार में महत्वपूर्ण मनसब दिया जाता है। शुरुआत में 1000 का मनसब दिया जाता है, जिसे आगे चलकर बढ़ाकर जो है 3000 का मनसब कर दिया जाता है। दक्षिण भारत में भी कुछ अभियानों में अबुल फजल जो है वो अकबर की तरफ से जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सन 1602 के अंदर शहजादा सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अबुल फजल की हत्या जो है वह सलीम के द्वारा करवा दी जाती है 1602 ईस्वी के अंदर, यानी कि अकबर की मृत्यु से भी पहले ही अबुल फजल की मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों, जो भी है यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं अबुल फजल के अकबरनामा की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो इसका जो लेखक है वो अबुल फजल है, जो कि अकबर के शासनकाल के, है ना, याद रखिएगा, अकबर के अकबर के शासनकाल के शासनकाल के 19वें वर्ष 19वें वर्ष मुगल दरबार में मुगल दरबार में उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित हुआ। अब आप ये देख लीजिए कि 19वां वर्ष लगभग 1575 ईस्वी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समय जो है अकबर के ही आदेश पर, यानी कि अकबर के शासनकाल में उसी के आदेश पर जो है फिर यह ग्रंथ लिखा जाता है। ठीक है, अकबर के आदेश पर ही यह ग्रंथ लिखा जाता है। देखिए बच्चों, अबुल फजल के पास में अकबरनामा लिखने के लिए काफी महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध था। काफी सारे स्रोत उसके पास में उपलब्ध थे, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल काल में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ अकबर ने खुद के आदेश के अनुसार लिखवाए थे ताकि वो अकबरनामा के लिए स्रोत बन सके। यानी कि अकबर के आदेश पर बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जो अकबरनामा के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं नामा लिखा था। तो वो हुमायूं नामा भी अकबर के आदेश पर ही लिखा गया था, ताकि आगे चलकर अकबरनामा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर अबुल फजल के पास में अच्छा खासा साहित्य था, चाहे वो गुलबदन बेगम का हो, चाहे वो अब्बास खां सरवानी का ग्रंथ हो। इन सभी ग्रंथों की मदद से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने का प्रयास किया। अकबरनामा एक प्रकार से अकबर की ही कथा है, अकबर का ही जीवन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिखने की शुरुआत जो होती है वो लगभग लगभग 1589 से 90 ईस्वी के आसपास यह लिखा जाता है। और प्यारे बच्चों, इसको पूरा करने में लगभग 7 वर्ष का समय लगता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है यह लगभग 7 वर्ष के पश्चात पूरा होता है, यानी कि 1596-97 के आसपास, है ना। कब तक पूरा होता है? 1596-97 ईस्वी के आसपास यह पूरा होता है। लेकिन दोस्तों, अबुल फजल की मृत्यु तक, यानी कि 1602 ईस्वी तक इसमें जो है संशोधन होते रहते हैं, है ना। समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। 1598 तक आईने अकबरी के अंदर जो है संशोधन होते रहते हैं। यानी कि समझिए यहाँ पर आप कि वैसे तो ग्रंथ पूरा हो गया था, लेकिन समय समय पर जो है 1602 तक जो है इसके अंदर संशोधन चलते रहते हैं। ठीक है, बाकी मोटा मोटा इसे तैयार करने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। इसके अंदर जो भाग हैं, टोटल 3 भाग हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीनों भागों में ही जो है अलग अलग जानकारियां मिलती है, वो हम जानेंगे। ठीक है ना। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है प्यारे बच्चों, वो है आईन अकबरी, यानी कि जो तीसरा भाग है उसको आईन अकबरी कहा जाता है। ठीक है, जिसे अक्सर जो है इतिहासकार एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है अकबर की काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देखने को मिल जाती है। अब ये देखिए कि अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि अबुल फजल का सपना था, अबुल फजल की इच्छा थी, उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह अकबरनामा को 5 भागों में लिखे। वह चाहता था कि अकबरनामा को 5 भागों में लिखे, क्योंकि उसकी यह घोषणा थी, उसकी यह भविष्यवाणी थी, या वह ऐसा सोचता था कि अकबर जो है वह 120 वर्ष जीवित रहेगा, अकबर की आयु 120 वर्ष जीवित रहेगा वो, और मैं 5 भागों के अंदर आराम से उसके पूरे जीवन का जो है, पूरे जीवन का इतिहास लिखूंगा। 5 भागों में, अलग अलग भागों में उसके जीवन के अलग अलग समय का इतिहास मैं लिखूंगा, ऐसा अबुल फजल का मानना था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, और अकबर जो है वो मात्र 63 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है 1605 के अंदर। ठीक है, तो इसे जो है 3 ही जिल्दों में लिखा जाता है, आप ये याद रखिए। प्रथम भाग जो है उसमें अकबर के जीवन के प्रारंभिक 30 वर्षों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दूसरे भाग की बात करें तो प्यारे बच्चों, अकबर का राज्यारोहण होता है, और राज्यारोहण के पश्चात उसके 46 वर्ष तक का इतिहास जो है दूसरे भाग में दिया गया है। तीसरा भाग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है आईन ए अकबरी। और प्यारे बच्चों, तीसरे भाग के भी 5 अलग अलग भाग हैं, यानी कि तीसरे भाग को भी 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभाजित किया है। तो अकबरनामा के 3 भाग है, तीसरा भाग है आईने अकबरी, तीसरे भाग के भी 5 भाग है। अब देखिए दोस्तों, ये 5 भाग जो है ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है, और जिसमें 5वां भाग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अबुल फजल की आत्मकथा हमें आईने अकबरी के किस भाग में मिलती है। तो याद रखना, अबुल फजल की जो आत्मकथा है वो आईने अकबरी के 5वें भाग में मिलती है। अभी हम आगे उसका जिक्र भी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आईने अकबरी 5 खंडों में विभाजित है। अब पहला जो भाग है इसका नाम है मंजिल आबादी। पहले भाग का नाम है मंजिल आबादी, जिसके अंदर प्यारे बच्चों शाही घर परिवार की जानकारी मिल जाती है, जिसके अंदर राजकीय शाला की जानकारी मिल जाती है, राजकोष है, अंतःपुर है, शस्त्रशाला है, गजशाला है, अश्वशाला है, रत्नागार है, टकसाल है, और इनके रख रखाव का विवरण इसके अंदर दिया गया है। अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा, एक बार केवल और केवल आप सुन लीजिए। ठीक है, चिंता मत कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, फिर है सिपह आबादी। दूसरे भाग का क्या नाम है? सिपह आबादी। और सिपह आबादी के अंदर सैनिक, असैनिक, इसके अलावा दोस्तों नौकर हो गए, दास हो गए, कर्मचारी हो गए, नागरिक प्रशासन हो गया, मनसबदार हो गए, बंदूकची हो गए, ठीक है ना, अहदी हो गए, आखेट, विद्वान, कवि, मनोरंजन के साधन, कलाकार, इन सब की जानकारी जो है ये सिपह आबादी में मिल जाती है। और
तीसरा जो भाग है उसको कहते हैं मुल्क आबादी। क्या कहते हैं? मुल्क आबादी। मुल्क आबादी में साम्राज्य तथा प्रांतों के वित्तीय पहलुओं की जानकारी मिल जाती है, राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिल जाती है, न्यायिक व्यवस्था की जानकारी मिल जाती है, कोई नए सन का प्रचलन हुआ है तो उसकी जानकारी मिल जाती है, भूमि संबंधी सुधार, जो टोडरमल के भूमि संबंधी सुधार थे, जिनको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, टोडरमल जो कि अकबर का अर्थ मंत्री हुआ करता था, ठीक है, तो इससे संबंधित जानकारी मिल जाती है, भूमि सुधार के संबंधी जानकारी मिल जाती है, अकबर के समय के जो 12 सूबे हैं इनकी जानकारी मिल जाती है, सरकार, इसी के साथ उत्तर भारत में कृषक समाज के जो चित्रण है उसकी जानकारी हमें इस तीसरे भाग में मिल जाती है। आगे चल के चौथा भाग है दोस्तों, चौथे भाग में हिंदुस्तान की विभिन्न जातियों, हिंदुस्तान के ऋतुओं, फसलों, प्राकृतिक सुंदरता, इन सब का वर्णन है, ठीक है, और इसी में सबसे महत्वपूर्ण संतों व विदेशी सूफियों की भी जीवनी लिखी गई है। पांचवा भाग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अबुल फजल की आत्मकथा। तो पांचवें भाग में 2 अध्याय हैं जिसमें अकबर की कहावतें हैं, शुभ वचनों का संग्रह है और अबुल फजल की आत्मकथा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आईन अकबरी है वो 5 भागों में है, जिसके अंदर जो पहले 3 भाग है वो प्रशासन से संबंधित है, ठीक है ना, पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं और जिनके अंदर क्रमशः 10, 30 और 16 आईने हैं। आईने आईने का मतलब एक प्रकार से कानून है, ठीक है ना, तो जिसके अंदर 10, 30 और 16 आईने हैं। अब एक बार वापस पीछे चलो, थोड़ा मैं आपको समझाऊं। तो देखिए, याद करने का तरीका देखो, आईने अकबरी का पहला भाग है मंजिल आबादी। अब देखिए दोस्तों, मंजिल का मतलब क्या है, आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि यहाँ पर किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, जैसे कि बिल्डिंग में ही तो मंजिल होती है ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल की, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ज्यादातर जो है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है, जैसे कि शाही घर हो गया, किसी बिल्डिंग घर परिवार की बात हो गई, है ना, घरों की। राजकीय शाला, शाला यानी एक बिल्डिंग ही हो गई, है ना, जैसे कि राजकोष, अब ये राजकोष हो गया। अंतःपुर यानी दुर्ग का दुर्ग हो गया, अंतःदुर्ग हो गया, है ना। शस्त्रशाला हो गई, गजशाला हो गई, अश्वशाला हो गई, रत्नागार हो गया, टकसाल हो गई। तो मोटा मोटा आप आइडिया मान के चलिए कि इसमें किसी बिल्डिंग की बात होगी, किसी स्ट्रक्चर की बात होगी, है ना, चाहे वो शस्त्रशाला हो, चाहे वो अश्वशाला हो, चाहे वो राजकीय कोई शाला हो, है ना, चाहे वो शाही घर परिवार हो, चाहे वो दुर्ग हो, अंतःदुर्ग हो, चाहे वो राजकोष हो। तो पहले भाग में इसकी बातें हो रही है। दूसरे भाग में सिपह आबादी है। सिपह आबादी से आप सिपह से सिपाही याद रखो, सिपह से सिपाही याद रखोगे तो इसके अंदर सिपाही बोले तो सैनिक भी है और असैनिक नागरिकों की भी जानकारी मिल जाती है। अब इसी के साथ फिर कर्मचारी है, नौकर, दास, इन सब की भी जानकारी मिल जाती है, कलाकार और विद्वानों की भी जानकारी मिल जाती है, ठीक है, ये 2 तो आप याद रखेंगे। तीसरा है मुल्क आबादी, और मुल्क आबादी के अंदर जो है प्यारे बच्चों वो वित्तीय पहलुओं और राजस्व व्यवस्था से संबंधित जानकारी मिलती है। अगर आप एक लाइन में याद रखना चाहें, परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही याद रखिए कि मंजिल आबादी जो है वह अंतर्दुर्ग या फिर राजकीय शालाओं से संबंधित जानकारी देती है। सिपह आबादी के अंदर सैनिक और असैनिक प्रशासन की जानकारी मिल जाती है, दासों की भी जानकारी मिल जाती है। मुल्क आबादी के अंदर हम कह सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था से संबंधित और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी मिल जाती है। अब राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व भी आ जाएगा, ठीक है ना, न्याय प्रशासन भी आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईने अकबरी जो है इसके पहले जो 3 भाग है वो प्रशासन से संबंधित है। अब देखिए, जैसे कि पहला ये भाग है, इसमें भी प्रशासन की बात हो रही है, चाहे वो अंतःपुर का प्रशासन हो, चाहे वो शस्त्रशाला का प्रशासन हो, चाहे वो गजशाला, अश्वशाला, राजकीय शाला, चाहे वो शाही घरों का प्रशासन हो, चाहे वो रत्नागार हो, टकसाल हो, इन सब के प्रशासन की यहाँ बात होती है। दूसरा दोस्तों, सिपह आबादी, इसमें भी प्रशासनिक बातें हो रही है, नागरिक प्रशासन की बात हो रही है, कर्मचारियों, दास, सिपाहियों, असैनिक, सभी प्रशासनिक बातें हो रही है। तीसरा अगर हम बात करें तो दोस्तों यह भी प्रशासन से संबंधित है, इसके अंदर जो है वह राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिल रही है, इसके अंदर राजस्व प्रशासन की जानकारी मिल रही है, न्यायिक प्रशासन की जानकारी मिल रही है। तो जो पीछे हमने बात पढ़ी है कि शुरू के जो 3 भाग है उनके अंदर जो है प्रशासनिक विवरण दिया गया है, जिसके अंदर क्रमशः पहले भाग में 10 कानून है यानी 10 आईने हैं, दूसरे में 30 है और तीसरे में 16 है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गए 3 भाग। अब बाकी के जो चौथा और 5वां भाग है जिसके अंदर हिंदुस्तान की जातियां हैं, यहाँ के रीति रिवाज है, यहाँ की ऋतुएं हैं, यहाँ की फसलें हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सब की जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ के संत हैं, इसी के साथ में कुछ विदेशी सूफियों की जानकारी चौथे भाग में मिलती है। 5वें भाग की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें अकबर के वचन है और सबसे महत्वपूर्ण है अबुल फजल की आत्मकथा की जानकारी इसके अंदर हमें मिल जाती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आईने अकबरी जो है उसके अंदर भारत से संबंधित क्या क्या विवरण किया गया है, आईने अकबरी में क्या क्या उल्लेख हुआ है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए,
आईने अकबरी भारत की क्षेत्रीय विशेषताओं को भौगोलिक दृष्टि से समझने का प्रथम प्रयास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ भाग के अंदर हिंदुस्तान की जो क्षेत्रीय जानकारियां हैं, चाहे वो जातियां हो, चाहे किसी क्षेत्र विशेष की ऋतु हो, चाहे कोई फसल हो, इन सब की जानकारी मिलती है और भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने का हमें यहाँ पर प्रयास देखने को मिलता है। भूगोल में अबुल फजल की काफी ज्यादा रुचि थी और वे यहाँ की जनता की संस्कृति और धार्मिक कर्मकांडों में भी रुचि दिखाते थे। यानी कि भूगोल में रुचि होने की वजह से ही जो है अबुल फजल भारत की, हिंदुस्तान की पर्यावरण के बारे में लिखते हैं, यहाँ की ऋतुओं के बारे में लिखते हैं, यहाँ की फसलों के बारे में लिखते हैं। रुचि है इसीलिए लिखते हैं, ठीक है ना। अबुल फजल प्रथम मध्यकालीन इतिहासकार है जिन्होंने मूल्यवान सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन भी किया था। तो दोस्तों, जो स्टैटिकल डाटा है, यानी कि अबुल फजल यहाँ पर जो है सांख्यिकी आंकड़ा भी प्रस्तुत करता है और इसी वजह से मोरलैंड जो है वह भारत के आर्थिक इतिहास हेतु आधार जुटाने वाला ग्रंथ बताता है आईने अकबरी को। मोरलैंड का कहना है कि जो आईने अकबरी है वह भारत के आर्थिक इतिहास के लिए जो महत्वपूर्ण आधार जुटाने का काम करता है। ये मोरलैंड का कथन है, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, मध्यकालीन इतिहास लेखन में सर्वप्रथम अबुल फजल ने धर्मनिरपेक्ष शब्दावलियों के प्रयोग की शुरुआत की थी। यानी कि अबुल फजल कहीं पर भी जो है दार उल इस्लाम या फिर दार उल हर्ब जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है जिसमें कोई धार्मिक पक्षपातपूर्ण दिखाई देता हो, कोई पक्षपात जो है नजरिया दिखाई देता हो, जैसे कि दार उल इस्लाम, जैसे कि हिंदुस्तान को इस्लाम के रंग में रंगने जैसे किसी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अहमदी कैश अर्थात जो मोहम्मद के सिद्धांत है, इनकी जो शब्दावलियां हैं उनका भी यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। और अबुल फजल जो है वो अकबर को क्या कहता है? अबुल फजल अकबर को इंसान एक कामिल कहता है। इंसान एक कामिल अर्थात संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण पुरुष यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न हो। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। इसका मतलब अबुल फजल अकबर को ईश्वर से तुलना कर रहा है, अकबर को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि मान रहा है। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए वह इसे जो है नूर का अंश कहता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंसान ए कामिल कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अबुल फजल जो है अकबरनामा के अंदर अकबर की जो प्रशंसा है वो बड़ा ही अलंकार पूर्ण तरीके से करता है। और साथ साथ ही यहाँ पर अबुल फजल का जो रवैया है वो थोड़ा सा अकबर के प्रति पक्षपातपूर्ण लगता है। ठीक है, यह अकबरनामा का एक दोष भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबरनामा के दोष क्या हैं, तो अकबरनामा का ये बड़ा दोष है कि अबुल फजल जो है वो अकबर के प्रति उसका जो रवैया है वो काफी ज्यादा पक्षपातपूर्ण रहता है, जो कि किसी इतिहासकार के लिए सही नहीं है। क्योंकि एक इतिहासकार को जो है निष्पक्ष होकर सभी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर जो है इतिहास लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आता है ना। बहुत सारी जगह ऐसा हमें अलंकार पूर्ण जो है प्रशंसा करते हुए अकबर की नजर आती है, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि यह अकबरनामा का दोष है। लेकिन प्यारे बच्चों, इन सब के बावजूद भी अकबरनामा अकबर के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। आगे देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा को गुलाब बाग की भी संज्ञा दी है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अबुल फजल ने अकबरनामा को 5 भागों में लिखने की योजना बनाई थी। वह चाहता था इसे 5 भागों में लिखा जाए, क्योंकि उसका मानना था कि अकबर जो है वह 120 वर्ष जीवित रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि अबुल फजल जो है वो अकबर का काफी ज्यादा हम यहाँ पे प्रशंसा करता है। लेकिन एक इतिहासकार ऐसा भी हुआ था जो कि अकबर की नीतियों की आलोचना करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बदायूनी की। अगर यहाँ पर बदायूनी का जिक्र होता है तो बदायूनी थोड़ा धार्मिक रूप से कट्टर था और बदायूनी ने अकबर की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया है, अकबर का विरोध किया है, अकबर की नीतियों का विरोध किया है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों, अकबर ने बहुत सारे ग्रंथों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, जैसे कि महाभारत हो गई, इसी के अलावा जैसे कि राजतरंगिणी हो गई, इसी के अलावा रामायण हो गई। यानी बहुत सारे ग्रंथों का अकबर के द्वारा जो है अनुवाद करवाया जाता है और बदायूनी के द्वारा अनुवाद किया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि बदायूनी अपनी किस्मत पर रोता है जब उसे महाभारत का जो है संस्कृत से फारसी अनुवाद करने को काम दिया जाता है, तो वो अपनी किस्मत पर रोता है। इतना ज्यादा वह जो है धार्मिक रूप से कट्टर होता है और इसी वजह से वह अकबर की आलोचना भी करता है। लेकिन अबुल फजल के साथ ऐसा नहीं था और अबुल फजल और अकबर की तो मित्रता ही बहुत घनिष्ठ थी। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों, जब अबुल फजल की मृत्यु होती है तो ऐसा बताया जाता है कि जब अकबर को यह समाचार मिलता है तो वह 3 दिन तक दीवाने आम के अंदर प्रस्तुत नहीं होता है, 3 दिन तक दीवाने आम में उपस्थित वह नहीं होता है। बड़ा ही उसे दुख होता है। ठीक है, जो भी है, अकबरनामा के अनुवाद की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद
किया गया, ठीक है ना। तो अकबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हेनरी बेवरेज आएगा। और अगर दोस्तों आईने अकबरी के संपादन की बात करें तो हेनरी ब्लॉकमैन ने आईने अकबरी का संपादन किया था कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने, ठीक। और इसे अपनी एक श्रृंखला में छापा था, उस श्रृंखला का नाम क्या था, बिब्लियोथिका, बिब्लियोथिका, ठीक है। तो हेनरी ब्लॉकमैन ने आईने अकबरी का संपादन किया जिसे कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला के अंदर प्रकाशित किया या छापा था, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर हम बात करें आईने अकबरी के अनुवाद की तो देखिए अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद तो हेनरी बेवरेज ने किया है। यहीं पर आईने अकबरी का 3 खंडों में अनुवाद किया गया था, जिसके अंदर जो प्रथम मूल खंड का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था प्यारे बच्चों वो ब्लॉकमैन ने ही किया था, तथा शेष 2 खंडों का जो है एच.एस. जेरेट ने किया था। यानी कि आईने अकबरी के अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो पहले भाग का ब्लॉकमैन, बाकी 2 खंडों का एच.एस. जेरेट करता है। अकबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद की बात करें दोस्तों हेनरी बेवरेज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों ये छोटी सी क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, जिसने अकबरनामा से संबंधित आपके जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करने में पूरी आपकी मदद की होगी। और दोस्तों ऐसी ही क्लासेस के लिए आप इतिहास अकेडमी से जुड़े रहें, इतिहास अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। और प्यारे बच्चों जो भी विद्यार्थी हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहें आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है इतिहास अकेडमी। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम भी है क्या, इतिहास अकेडमी, ठीक है। इंस्टॉल कीजिए। और प्यारे बच्चों यह कोर्स आपको 60% डिस्काउंट के साथ प्यारे बच्चों मात्र 600 रुपए के अंदर उपलब्ध हो रहा है, जिसके अंदर मध्यकालीन भारत की ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बाकी आपकी इच्छा है, जुड़े रहिए इतिहास अकेडमी के साथ में। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।